मॉर्निंग। वन स्टार्ट करते हैं पेपर 1 उसका डिस्कशन। 20 सेकेंड से स्टार्ट करना है ना। लास्ट सन पेपर ने ये वाला क्वेश्चन देखा था जो काफ़ी अच्छा था और इसमें ग्राफ का बहुत अच्छा यूज़ था और जनरल सॉल्यूशन चल रहा है बेसिकली, है ना। जनरल सॉल्यूशन अपना रिवाइज हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 और कंपाउंड एंगल। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन 0 से 2 पाए। तो ऑफकोर्स जब साइन दे रखा है और यहाँ कॉस दे रखा है तो अपने को क्या सोचना है, लेफ्ट साइड क्या लेके आ जाए अपन, कॉस। मुझे क्या कॉस का जनरल सॉल्यूशन लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कॉस के जनरल सॉल्यूशन में क्या -1 की पावर n जैसा नहीं आता, सिंपली 2n पाई प्लस माइनस आता है। तो इस साइन थीटा को लिख लिया अपन ने कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि ऐसे। और राइट साइड लिखा हुआ है कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा का सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस 90 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, कॉस के टर्म को उधर उचका लिया, ठीक है, और इसने ये पूछा नंबर ऑफ रूट्स। तो नंबर ऑफ रूट्स मतलब अपने को x का वैल्यू बताना है, तो x के टर्म्स को अपन को एक साइड रखना चाहिए। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, 2n पाई प्लस वाले के लिए अलग लिख लेते हैं, है ना। प्लस वाले के लिए कितना आएगा, प्लस 90, और माइनस कॉस उधर जाके हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और माइनस वाले के लिए अब लिख रहे हैं, माइनस वाले के लिए तो आएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो उधर जाके होगा प्रकट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, ये प्रकट होगा। ऑल राइट, अच्छा जी। और भाई यहाँ पर n क्या होता है, n कैन बी एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ पर भी n कैन बी एनी इंटीजर। अब हमें सोचना है कि साइन प्लस कॉस जो अपने आप में एक फंक्शन है और ये दोनों बाउंडेड फंक्शन है, तो राइट साइड एक बाउंडेड फंक्शन है, उसका एक रेंज है, तो वो अपनी रेंज के बराबर ही नंबर जो है उसे झेल पाएगा। अपनी रेंज के बाहर अगर कोई नंबर होगा तो ये अगर उसके बाहर के किसी नंबर के बराबर होगा तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना, बहुत सिंपल बात है। तो साइन प्लस कॉस, ये क्या लिखा है, ए कॉस बी साइन, है ना। तो ए कॉस बी साइन का कितना आ जाएगा, सिंपल है, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑल राइट, तो हमें n एक अप्रोप्रिएट n, है ना, एक उचित n जो है हमें चाहिए होगा ताकि लेफ्ट साइड जो है इसके बराबर हो पाए। तो छोटा रखना है मैग्नीट्यूड, तो अपन ने क्या किया, n को 0 रखा, n को 0 रखा तो पाई बाई 2 का अपने को एक क्लियर कट आइडिया एस्टिमेट है कि वो कितना होता है 1.57। तो क्या ये कितना होता है, रूट 2 1.414। तो ये तो नहीं आया, ये तो इसकी पहुंच के बाहर है। तो यहाँ से n 0 से कोई सॉल्यूशन नहीं आने पाएगा। और अपन n का वैल्यू और कुछ ट्राई करते हैं, 1। तो 1 ट्राई किया तो कितना आएगा, 2 पाई प्लस 90। 2 पाई करीब करीब कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 7.5। 7.5 तो इसे बहुत बड़ा है, ये तो बिल्कुल ही बाहर पहुँच गया। तो n का वैल्यू 1 भी नहीं होगा। फिर n रखा अपन ने -1, क्योंकि 2 रखोगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो वो तो आएगा ही नहीं। n -1 रखा, -1 के लिए कितना आएगा, -2 पाई प्लस 90। तो -2 पाई और प्लस पाई बाई 2। अब की बारी नेगेटिव आ गया, -6 प्लस 1.5 करीब करीब कितना आ रहा है, -4.5। -4.5 भी जो है इससे बहुत दूर है, इसमें नहीं आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। सो क्लियरली 0, 1, -1 जो भी छोटे छोटे नंबर आ सकते थे लेफ्ट साइड, वो किसी सॉल्यूशन को कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है अगर n इंटीजर है तो, है ना। तो यहाँ से क्या आया, नो सॉल्यूशन। सिमिलरली राइट साइड भी अपने को ऑप्शन देखना होगा n की जगह अगेन, क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन है, छोटा सा रेंज है इस बेचारे का। इसका n का वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो n 0 रखा तो लेफ्ट साइड कितना आ रहा है, -पाई/2, और हमें पता है ये करीब करीब अंदाजे से -1.5 के आसपास होता है। तो अगेन क्योंकि ये भाई ये नंबर क्या है 1.414, तो ये तो नहीं आ रहा रेंज में, तो n 0 आंसर नहीं है। फिर अगेन छोटे छोटे नंबर रख करके देखा अपन, n1
n 1 के लिए कितना आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये कितना आ गया 6 माइनस 1.5 4.5, करीब करीब 4.5 आ रहा है। मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया मैंने, करीब करीब 4.5। तो अगेन 4.5 जो है इस इंटरवल में नहीं आता, तो यहाँ से भी कोई आंसर नहीं आएगा। फिर थोड़ा नेगेटिव साइड चल जाए, क्योंकि 1 के बाद 2 रख दिया ना, तो ये तो कितना हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इस इंटरवल में नहीं आ पाएगा। -1 के लिए कितना आ रहा है -2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो -6 और -1.5 कितना आएगा अंदाजे से -7.5। -7.5 जो है वो क्या है, वो तो बाहर ही है इसके क्लियरली, तो यहाँ से भी कोई आंसर नहीं। तो अपन ने ये पाया कि ये जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें उससे जो रिजल्ट आ रहा था, साइन और कॉज में रिलेशन आ रहा था, उसमें n इंटीजर के लिए कोई आंसर नहीं आ रहा है। और एक और जो प्लस माइनस में माइनस वाला था, उसमें भी n इंटीजर के लिए इस इक्वेशन से कोई x का वैल्यू आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है 0, एक भी आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जनरल सॉल्यूशन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पिछले सवाल में भी था, वहाँ पर भी अपन ने क्या किया था, साइन प्लस कॉस की बाउंडेडनेस को देखते हुए अपन ने देखा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे। यहाँ पर भी अपन साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस की बाउंडेडनेस को देख करके कमेंट कर पा रहे हैं कि हाँ इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो। और पिछला सवाल तो बहुत ही अच्छा था, उसमें अपन ने देखा था ग्राफ का इंटरसेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट x बी द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन cos x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ रियल नंबर्स कंटेन्ड बाय x इन द इंटरवल 0 से लेकर के पाए। तो रियल नंबर्स कंटेन्ड बाय x यानी कि x एक सेट है, उस सेट में कितने रियल नंबर आ रहे हैं, यानी कि कितने सॉल्यूशंस हैं वो बताने अपने को, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, तो तुरंत दिमाग में आता है कि लिखा है आगरा इंटू बॉम्बे 0, तो या तो क्या हो जाएगा आगरा 0 है बॉम्बे 0। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो गिवन बाय होंगे या तो ये और साइन ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। अर्थात अगर ये 0 यानी कि या तो ये 0 या ये 0, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक 0। कॉस थीटा 0 का बेटे इस इंटरवल में कोई आंसर दिख रहा है क्या अपने को, कॉस थीटा 0 पाई बाई 2 है, कॉस 90 इस इंटरवल में एक ही एंगल है जिसका कॉस थीटा 0 होगा, तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ से x इक्वल टू 90। समझ में आ रहा है क्या, 90 एक आंसर। ऑल राइट, और साइन थीटा 0, भाई साइन थीटा 0 का जनरल सॉल्यूशन बताओ मेरे को जरा, n पाई। वेरी गुड, तो x प्लस 1/x ये जो एंगल है ये हो जाएगा n पाई। ओके, अब n पाई में n क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो रख के देखना पड़ेगा, यहाँ से तो एक ही आया और यहाँ पर अपने को n रख के देखना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या 0 से पाई के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो तो एक बार थोड़ा बहुत खेलते हैं इसके साथ। x प्लस 1/x अपन ने कर दिया 0 है ना, ये कब, जब n का वैल्यू क्या है 0। इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो कितना आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज 0। यहाँ से तो कोई आंसर नहीं आ रहा, बिकॉज न्यूमरेटर कांट बी 0, न्यूमरेटर एक क्वाड्रेटिक है जो 0 नहीं आ सकता, नो सॉल्यूशन। ओपन कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 1, तो n 1 के लिए कितना आएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू पाई। सही है, और क्वाड्रेटिक बनता हुआ लग रहा है, ये कितना रहा x स्क्वायर माइनस पाई x प्लस 1 है 0। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना ये आंसर। अच्छा, अब इसके रूट निकालने पड़ेंगे अपने को, तो रूट कितने आएंगे, पाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ रहा है। ओके है ना, वैसे तो हम समझदार लोग हैं, हम देख पा रहे हैं आराम से कि इस क्वाड्रेटिक का
प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है 1 और सम ऑफ रूट भी कितना आ रहा है पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव सम पॉजिटिव, तो दोनों रूट क्या होंगे पॉजिटिव। अच्छा दोनों पॉजिटिव और एक रूट दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल, 1 आ रहा है ना प्रोडक्ट, तो ज़रूर क्या होगा कि एक रूट तो क्या होगा 1 से कम होगा और एक रूट क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा, तभी तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1। दोनों 1 तो है नहीं, 1 रख करके तो दिख ही रहा है कि 1 तो रूट नहीं आ रहा, रूट तो ये, तो प्रोडक्ट 1 आने का मतलब ये हुआ कि एक रूट ज़रूर क्या होगा 1 से ज़्यादा और एक रूट क्या होगा 1 से कम। ओके, तो अगर एक रूट 1 से बड़ा है और एक रूट 1 से ज़्यादा है तो इस इंटरवल में कितना रूट आ गया है इसका 1। ऑल राइट, तो n 1 रख करके कितना रूट आ गया, निश्चित रूप से 1 तो आ ही गया। दूसरा देख सकते हैं अपन, पाई का वैल्यू कितना होता है करीब करीब है 3.14 है ना, तो 3.14 का स्क्वायर कितना आएगा 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 4 कितना आएगा 6। तो बड़ा रूट बन रहा है पाई प्लस रूट 6/2। तो आंखों से दिख रहा है भाई रूट 6 क्या होगा पाई से तो छोटा ही होगा, तो ये पूरा नंबर क्या है पाई से कम है, क्योंकि पाई प्लस पाई अपॉन 2 क्या होता पाई होता, तो ये पाई से कम, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा पाई से कम। ठीक, तो दोनों ही रूट क्या हो गए, दोनों ही रूट आ रहे हैं बिलोंगिंग टू इंटरवल 0 से पाई। ठीक है भाई, तो कितने रूट अब तक हम देख चुके हैं, अब तक हम देख चुके हैं एक रूट और 2 3 है ना, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला, 3 रूट हम अब तक देख चुके हैं। वैसे तो सवाल यहीं पर ख़त्म हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कितने सॉल्यूशन मोर देन 2 आ गए। तो अपन थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर अपन ने n 1 रखा था, n की जगह अगर अपन ने 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई व्हेन n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें भी देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आने से हो क्या रहा है और सम ऑफ रूट पॉजिटिव आने से हो क्या रहा है कि एक रूट क्या आएगा 1 से बड़ा, एक रूट क्या आएगा 1 से छोटा। तो जो रूट 1 से बड़ा छोटा, जो रूट 1 से छोटा आएगा वो तो इसमें फंस जाएगा ना, इसमें फंस जाएगा। और क्या ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक सेम है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब इसके रूट और इसके रूट क्या होंगे अलग अलग। और फिर n की जगह बने मान लो 3, तो क्वाड्रेटिक दिख रही है अपने को, लिखवाना जरा क्वाड्रेटिक 3 पाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार का क्वाड्रेटिक बनेगा। अगेन बार बार यही हो रहा है, एक ही चक्कर चल रहा है कि एक रूट 1 से बड़ा और एक रूट 1 से छोटा। तो यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि n की कितनी वैल्यू होंगे अनंत, और उन अनंत वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यू आएंगी अनंत। ठीक है, अनंत आएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा। बाकी मैंने नेगेटिव नहीं रखा अभी तक, माइनस भी रख करके देख सकते हो, जैसे x प्लस 1/x कितना हो जाएगा माइनस पाई, यह है n इज इक्वल टू -1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर पाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है भाई। भाई ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सोच के लिए गए थे कि ट्रिग्नोमेट्री तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वाड्रेटिक बना करके उसको सॉल्व करना और उसके सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना कि वो अपन सटीक तरीके से बता पाएँ कि हाँ ये सॉल्यूशन है ये नहीं है, ये है ये नहीं है। क्योंकि बार बार एग्जामिनर आपसे कैसे सवाल पूछेगा, वो पूछेगा कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो आप। ठीक है ना, वो कैलकुलेट काउंट करना अच्छे से आना चाहिए, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाइंग दिस। तो अगेन देखो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है और थोड़ा सा एल्जेब्रा इन्वॉल्व है। बेटे साइन थीटा 1 का जनरल सॉल्यूशन बताओ, साइन थीटा 1 का जनरल सॉल्यूशन बताओ मेरे बेटे। 2n पाई प्लस पाई/2। ठीक है ना, 2n पाई प्लस पाई/2। इसमें पाई उड़ा देते हैं, x² 3 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई/2। पाई कट गया तो ये आ जाएगा ये, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3/2 इंटू 4n प्लस 1
एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ से अपने को दिख रहा है कि n अगर इंटीजर है, जो कि है ही, मतलब n इज एनी इंटीजर, तो n की जगह अगर बड़ा नंबर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? बड़ा। एक्स स्क्वायर बड़ा तो x का मैग्नीट्यूड क्या है? बड़ा। सही बात है ना? पर यहाँ पर देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y क्या है? 2 है। तो अपने आप में ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ x हमेशा क्या होगा? 2 या 2 से बड़ा। क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ x 2 से बड़ा हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ y कितना हो जाएगा? नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये ना इशारे हैं। ये क्या इशारा है कि मॉड x क्या है? 2 या 2 से कम। तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर यही ध्यान देना है कि n का वैल्यू ऐसा लें अपन कि x का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो? 2 या 2 से कम। तो एक बार ट्राई करते हैं, छोटे छोटे नंबर लेने। अच्छा, एक्स स्क्वायर है तो ये ध्यान रखना n का वो वैल्यू लेना जिसके लिए राइट साइड कितना है? पॉजिटिव। तो क्या n का वैल्यू -1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, नेगेटिव आ जाएगा। n का वैल्यू 0 ले लेते हैं फिर तो। अच्छा चलो, n का वैल्यू 0 और n का वैल्यू 1 ले करके देख लेते हैं। तो 0 के लिए कितना आ जाएगा? 3/2। तो x आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2। अगर n 1 ले लिया तो यहाँ पर क्या प्रकट होगा? 5 5 15 15/2। तो x का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15/2। 15/2 कितना हो गया? 7.5। 7.5 का रूट डेफिनेटली क्या होगा? 2 से बड़ा ही आएगा। तो ये जो नंबर है ना, इन दोनों ही नंबरों का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। समझ में आ रही बात? भाई 4 का ही अंडर रूट कितना होता है? 2। ये नंबर तो क्लियरली 4 से बड़ा है, 7.5 है ये तो इसका मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है। तो अपने को ये लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या n का वैल्यू 2 की कतई ज़रूरत पड़ेगी? कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 के लिए तो नंबर जो है ये वो 1 से बड़ा ही होगा। तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन। एंड इसके बाद तो हटाओ। तो केवल कहाँ से आंसर आ रहा है? केवल n इज इक्वल टू 0 से आंसर आ रहा है। और कितने आंसर आ रहे हैं? 2 आंसर आ रहे हैं। x का वैल्यू ये हो सकता है और एक x का वैल्यू -3/2 ना, ये हो सकता है। अच्छा जी, अपन x का वैल्यू मान लो रख देते हैं यहाँ पर, मान लो प्लस रख दिया यहाँ पर, है ना। तो x का वैल्यू रखा अगर मान लो अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2। तो मॉड y कितना हो गया? 2 माइनस रूट 3/2। तो ये राइट साइड का नंबर पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी? अगर मॉड y अगर अल्फ़ा है तो y कितना होगा? प्लस माइनस अल्फ़ा। तो एक आंसर आएगा 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2 और एक आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2। थोड़ा सोच लेते हैं। x का वैल्यू अगर ये है तो y की कितनी वैल्यू आई? 2। तो ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर पूछा उसने, तो x का वैल्यू अगर आ रहा है रूट 3/2 तो y का वैल्यू कितना है? 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2 और x का वैल्यू यही वैल्यू, इसी के लिए एक और आंसर आ रहा है नेगेटिव ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2। अच्छा, अब ये x का वैल्यू ये बचा माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2। तो महारथी नेगेटिव के लिए भी क्या होगा? नेगेटिव का मॉड जो है वापस प्रकट तो यही हो जाएगा। तो ये प्रकट हो जाएगा तो y का वैल्यू वापस यही आने लग जाएंगे। तो इस x की वैल्यू के लिए y का वैल्यू आ रहा है 2 माइनस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2 कॉमा नेगेटिव ऑफ 2 माइनस, ठीक है यार। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाइंग दिस इज 4। ठीक है, ये अपना आंसर। इन अ ट्राइंगल ABC, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है, वो स्टार्ट हो गए। इन अ ट्राइंगल ABC R into B plus C is equal to A into under root BC where R is the circum radius of the triangle, then the triangle is। अब बालक इसके लिए क्या है कि तुम्हें ना सर्कम
रेडियस के फॉर्मूले जो है याद होने चाहिए। तो चलो बताओ, कैपिटल आर का कोई फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ। है ए बी सी इज इक्वल टू 4r डेल्टा, सही है। और साइड की टर्म में, अरे जो साइन रूल है वो बताओ ना, साइन रूल क्या होता है? 1/2r, ठीक है। या a इज इक्वल टू कितना होता है 2r साइन ए, b इज इक्वल टू कितना होता है 2r साइन b, c इज इक्वल टू कितना होता है 2r साइन c। अच्छा बालक, यहाँ पर देख करके ना अंडर रूट देख करके है ना, और यहाँ पर सम देख करके है ना, ऐसा एहसास हो रहा है कि ये तो क्या लिखा है बी और सी का ज्योमेट्रिक मीन, और यहाँ पर अपन प्रकट करा ले बी और सी का अरिथमेटिक मीन, है ना। तो अपन ऐसा कि r अपॉन ए, चाहे उल्टा लिख लो, a बाय r इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट बी सी, सही है। अब क्योंकि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन खेल रहे हैं ना अपन, तो 2 से ऐसा करते हैं दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। ये अपन ने 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं इसको। ये लिखा हुआ है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ बी सी, और राइट साइड लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है ए बाई 2r। क्लियर? अब ये लिखा हुआ है, राइट साइड लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन और डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन, ए एम अपॉन जी एम लिखा हुआ है। अच्छा ए एम अपॉन जी एम, क्योंकि हम जानते हैं ए एम हमेशा क्या होता है जी एम से बड़ा, तो ये जो क्वांटिटी होगी हमेशा क्या होगी 1/1 से बड़ी। और बेटे अभी तुम बता रहे थे ए अपॉन 2r कितना हो जाएगा साइन ए, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ए। तो क्या हुआ क्या कि साइन ए बराबर दे रखा है अपने को इसके, जो कि ये लिखा हुआ है, और ये नंबर हमेशा क्या होता है 1/1 से बड़ा। तो साइन ए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइन ए जो है वो क्या है 1/1 से बड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता। साइन ए तो हमेशा क्या होता है 1/1 से कम। तो ये नंबर और ये नंबर है ना कब बराबर हो सकते हैं, जब साइन ए कितना हो जाए 1। तो लिख लो इम्प्लाइज, यहाँ से अपन ये कहेंगे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि साइन ए 1 है, जो कि इफेक्टिवली ये बोलता है कि ए जो है वो कितना हो जाएगा 90। केवल यही नहीं, ये नंबर 1 कब होता है, ए एम और जी एम बराबर कब होते हैं, जब जो नंबर इन्वॉल्व है ए एम जी एम में वो इक्वल हो। तो ए एम जी एम में जो नंबर इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है, बी और सी, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी। तो साथ ही साथ अपन ये बोलें कि ए एम इज इक्वल टू जी एम, ये भी होना चाहिए, तभी तो ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। तो ए एम इज इक्वल टू जी एम का मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से अपन ये दोनों बातें एक साथ कह सकते हैं कि एंगल ए 90 होगा और बी और सी बराबर होंगे, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस, आइसोसेलेस भी है राइट भी है, तो राइट आइसोसेलेस है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा जो है ऑब्जर्व करते रहें कि इस तरह के टर्म जो है दे रखे हैं, तो क्या है ए एम जी एम अपने दिमाग में आना चाहिए। साइन रूल, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे कि किस चीज़ को मैं बहुत सिंप्लीफाई करके, जैसे ए अपॉन 2r है, इसको बहुत सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं अपन, साइन है। ठीक है, ये तभी हो पाएगा जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद हो। चलो भाई, एंगल बाइसेक्टर पासिंग थ्रू पॉइंट ए ट्राइंगल का बताओ फॉर्मूला क्या होता है। ए वर्टेक्स ए से पास होने वाला एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला, जैसे ये ना ए, ये बी, ए सी, ए डी बताना है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ए डी का फॉर्मूला बताओ। साइड्स की टर्म में, जैसे बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए के सामने ए, ये एंगल क्या हो जाएगा a/2। अरे क्लास में बताया था ना याद करने को, मीडियन का फॉर्मूला, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला, हाफ एंगल साइन, हाफ एंगल कॉज, ये कितना होता है 2bc अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉज a/2। ठीक है ना, 2bc अपॉन बी प्लस सी कॉज a/2। चलो भाई अपन तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल विद एन एरिया 1 है ना, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया 1 है। चलो ये बताओ क्वाड्रिलेटरल के एरिया का एक फॉर्मूला डिराइव किया था स्ट्रेट लाइन में, क्या होता है? ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। मैं क्या पूछ रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल, और तुम बता रहे हो रोम्बस का। रोम्बस क्वाड्रिलेटरल होता है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायगोनल ऑफ कोर्स। याद रखो, तुम याद नहीं करते हो एग्जाम में, तुम्हें घोर घोर कष्ट होने वाला है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। मान लो एक D1 है, एक D2 है, और डायगोनल्स के बीच का एंगल लेट्स से थीटा है। ओके हाँ, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है हाफ ऑफ D1 D2 साइन थीटा। ठीक है भाई, तो ये क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला होता है, याद रखना है अपने को ना। और थीटा इज एंगल बिटवीन डायगोनल्स। ठीक है भाई, वेक्टर में भी रिवाइज करा था अपन ने। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल विद एन एरिया ऑफ 1, एरिया 1 दे रखा है। बी सी डी ये वाला एंगल 100 दे रखा है। ए डी बी ये 20 दे रखा है। ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी और बी डी क्या है बराबर। बी सी और सी डी ये भी क्या है बराबर, शोन इन फिगर, जैसा कि पिक्चर में दे रखा है। ए सी इंटू बी डी है ना, तो ए सी इंटू बी डी। अरे ये ए सी और बी डी तो क्या है, डायगोनल के ही वो है। ठीक है, तो भाई यही वाली चीज़ दे रखी है करीब, ए सी बी डी है ना। तो अरे एंगल तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे ट्राइंगल के। चलो बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, है 80 आ जाएगा। वेरी गुड है ना, 80, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 80। दोनों एंगल बराबर, और एंगल सम प्रॉपर्टी कितना है 180। सिमिलरली ये 100 है, ये एंगल और ये एंगल भी आराम से निकाला जा सकता है। कितना आ गया, ये एंगल आ जाएगा 40 डिग्री, और ये एंगल भी आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ऑल राइट, ये 40 ये 40। भाई अब क्या सोचना है अपने को, भाई ये एंगल कितना आ गया 120, और ये एंगल कितना आ गया 60। तो 120 और 60 तो ये क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना आ रहा है 180। अच्छा, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है। मान लो मैं एक डायगोनल जो AC पूछा गया उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने डायगोनल AC बना दिया। तो अपने को एक बहुत सिंपल फंडा जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पता है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो देख रहे हो, जैसे ये वाला एंगल है ना, ये वाला सेगमेंट है ना, कॉर्ड कितना एंगल बना रहा है 20। तो कॉर्ड AB जो है वो यहाँ पर भी एंगल कितना बनाएगा 20 डिग्री। क्लियर है क्या, AB यहाँ पर 20 बना रहा है, AB यहाँ पर भी क्या बनाएगा 20, क्योंकि कॉर्ड AB के दोनों तरफ एक ही सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एंगल 20 आ गया, ये एंगल 40 आ गया, ये 20 ये 40। तो बेटे ये एक्सटर्नल एंगल है ना, देख रहे हो ट्राइंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटरनल। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 40 + 20। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। ये एंगल कितना होगा 60। ओके, अब अपने को क्या मिल गया इस फॉर्मूले में, ये वाला मिल गया, और इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को। एरिया कितना दे रखा है, 1। वैल्यू पुट कर देते है ना, प्लग इन द वैल्यूज। तो हाफ ऑफ D1 इंटू D2 मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल्स के बीच का हमने एंगल डिस्कवर किया 60। तो यहाँ से D1 D2 कितना हो जाएगा भाई साइन 60, ये 2 तो आ ही जाएगा। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3। और D1 D2 पूछा उसने, कितना आ गया 4/√3। तो आंसर है 4/√3 या 4√3/3, एक ही चीज़ है। डी ऑप्शन आंसर। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला याद रखना है ना, वेक्टर में पढ़ा था। क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है हाफ ऑफ D1 D2 साइन थीटा। रोम्बस के केस में क्या होता है कि थीटा जो है 90 आ जाता है। थीटा 90 आ जाता है तो फॉर्मूला किस में तब्दील हो जाता है, हाफ D1 D2 में। A triangle has sides 6, 7, 8. The line through its in center parallel to the shortest side. तो इनमें shortest side कौन सी है 6,
is drawn to meet the other two sides at P and Q. Length of segment PQ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं। अंदाजे से बना दिए 6, 7, 8। क्या कह रहा है? लाइन थ्रू इन सेंटर पैरेलल टू शॉर्टेस्ट साइड। ये अपन ने इन सेंटर बना दिया अंदाजे से, और इसका जो सेंटर है इससे अपन ने लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू शॉर्टेस्ट साइड, मीट द ट्राइंगल इन पी एन क्यू। ओरिजिनल ट्राइंगल मान लेते हैं अपन ABC, ऐसा कर दिया। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताना है। तो आंखों से दिख रहा है कि भाई APQ और ABC क्या होगा? सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? सेम। ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे सेम। अच्छा, और क्योंकि ये सेंटर है तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के। अच्छा, और भी मान लो A से मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो सारी साइड अलग अलग है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है। अगर भाई ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस होता तो A से जो परपेंडिकुलर है और यहाँ से जो परपेंडिकुलर है बराबर आता, पर ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर है और सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वो अलग अलग लाइन होंगी और पैरेलल होंगी, क्योंकि दोनों एक ही लाइन से क्या एंगल बना रही है? 90, 90। अच्छा, PQ। भाई अगर मान लो ये ट्राइंगल की ऊंचाई है ना, ये हाइट है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है? R। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी? H माइनस R। इस बात को लिखते हैं एक बार पहले। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो हो जाएगी H माइनस R। अच्छा, अभी सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है? सिमिलर ट्राइंगल में जैसे मान लो जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, दोनों क्या है? सिमिलर। तो आपने मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला, तो क्या होगा? ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इनका रेशियो तो सेम होगा ही, क्योंकि सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम। साथ ही साथ अगर मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, ये है H1 और ये H2, और ये मान लो A1 और ये मान लो A2, तो क्या होगा कि A1 बाय A2 ये बराबर होगा H1 बाय H2 के। हाँ भी गौरव, इसमें कोई डाउट है क्या? देखो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मान लो ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो भाई H1 किसके बराबर हो गया? A1 साइन थीटा के, ठीक है ना। H1 किसके बराबर हो गया? A1 साइन थीटा के, और H2 किसके बराबर हो गया? यहाँ से दिख रहा है A2 साइन थीटा के। एंगल तो सेम होंगे ही सिमिलर ट्राइंगल के, ये गॉन, तो H1 बाई H2 किसके बराबर आ गया? A1 बाई A2 के। तो भाई जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, अब मैं एक चीज़ और रिवाइज करा देता हूँ। सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनमें साइड्स का जो रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट्स होती हैं या जो एल्टीट्यूड्स होते हैं उन रेशियो के भी बराबर होता है, पहली चीज़। दूसरा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरियाज़ का रेशियो है वो क्या होता है? साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं इसको, Δ1 अपॉन Δ2 किसके बराबर होता है? A1 अपॉन A2 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ऑल राइट, तो अपन क्या कर रहे थे? साइड्स का रेशियो देख रहे थे, जिनमें एक छोटा ट्राइंगल है APQ, बड़ा ट्राइंगल ABC। उसमें छोटू ट्राइंगल का साइड लें अपन PQ जो कि चाहिए अपने को, और बड़े ट्राइंगल का साइड लें BC जो कि दे रखा है 6। तो ये रेशियो जो है ना, एल्टीट्यूड, छोटा एल्टीट्यूड कितना है बेटे? H माइनस R, और बड़ा एल्टीट्यूड कितना है? H, ठीक है। ये तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि शायद देखो कुछ आए 1 माइनस R बाई H। भाई R और H क्या है? दोनों ही एरिया से रिलेटेड है। R का एक फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ एरिया। डेल अपॉन एस। H का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ एरिया।
हाँ हाफ बेस इंटू एच आ जाएगा। तो लिखते हैं इसको भाई आर का वैल्यू होता है बराबर डेल्टा अपॉन सेमी पेरीमीटर, और डेल्टा बराबर होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो यहाँ से एच निकाल लेना, तो एच निकाल के कितना आ जाएगा 2 डेल्टा बाय ए। अच्छा यहाँ पर पटक दिया, तो आर का वैल्यू कितना है डेल्टा बाय एस, और एच का वैल्यू कितना है 2 डेल्टा बाय ए। ठीक है, तो डेल्टा डेल्टा कट गया, तो कितना आया 1 माइनस ए बाय 2s है ना, ये आ रहा है। तो भाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस ए का वैल्यू कितना है 6। हाँ, जिस साइड की अपन बात कर रहे हैं ए वो BC है और बराबर है वो 6 के, ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर, तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा 8 + 7 + 6, तो पेरीमीटर बराबर है अपना 8 + 7 + 6। तो यहाँ पर भी ये काटा पीटी करके है ना, ऊपर कितना बचेगा 8 + 7, और नीचे कितना आ गया 21, 15/21 है, 3 काट सकते हैं इसमें, तो 3 काट के कितना आएगा 5/7। अच्छा जी, ये कितना चल रहा था PQ/6 चल रहा था, तो यहाँ से PQ कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 30/7, तो 30/7 जो अपना आंसर है। इस क्वेश्चन को आप अगर एक बार नहीं कर पाएँ तो आप कई बार ट्राई करें इसको, क्योंकि इसमें क्या कंस्ट्रक्शन है, सिमिलर ट्राइंगल है और आर का फॉर्मूला है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिवाइज करने के हिसाब से। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के लिए अपना ट्राई ये कि अपन जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको अपन एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, उसके जो फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि बच्चे जनरली क्या है इसी के जो फॉर्मूलेज हैं बहुत सारे वो याद नहीं रख पाते एंड टाइम पर। इन अ ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशन, अब जैसे ये फॉर्मूला है, अब यहाँ पर देखो मार्केट में क्या देखा है स्मॉल r और कैपिटल R, तो बताओ भाई स्मॉल r का कैपिटल R की टर्म में फॉर्मूला बताओ, यही तो याद करना है। S इज इक्वल टू S क्यों आएगा, स्मॉल r और कैपिटल R आएंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स आएंगी। नहीं आता, चलो भी लिखो अलग। स्मॉल r बराबर होता है 4r मल्टीप्लाइड बाय साइन a/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन b/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन c/2। अब याद आया? ठीक है, ठीक है भाई। तो अब इसमें वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, तो r की जगह रखना है 1 और 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, ये आएगा साइन a/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन b/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन c/2। अच्छा ये एक है ना। अब दूसरा क्या है, R1 कितना है 7। बेटा R1 का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, वो तो तुम्हें अब याद आ ही गया होगा, बिल्कुल याद आ गया होगा, चलो बोलो। अरे वाह, साइन a/2 कॉस b/2 इंटू कॉस c/2। यहाँ पर अपन ने वैल्यू रख दिया, तो R1 कितना है 7 और 3 4 का कितना हो जाएगा 12। ये तो इक्वेशन आई अपने पास बहुत सिंपल, क्योंकि R और अपने को कैपिटल R दे रखा था, तो इससे अपने को एक ख्याल आया कि स्मॉल r और कैपिटल R का फॉर्मूला लिखें। अभी अगला थॉट मुझे ये आ रहा है कि भाई अगर मान लो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा तो क्या हो जाएगा कॉमन, और फॉर्मूला बनेगा कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, दूसरा एक दिमाग में आता है कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉज ऑफ ए प्लस बी बनाना है या कॉज ऑफ ए माइनस बी बनाना है, ये सोचना है अपने को। तो ज़्यादा फायदा कब रहेगा, जब अपन कॉज ऑफ ए प्लस बी बनाएं,
क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा बेटे, b/2 प्लस c/2 कितना होगा 90 माइनस a/2। ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, और राइट साइड आएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a/2। और जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी कितना हो जाएगा बेटे, कॉज ऑफ a प्लस बी, यानी कि b/2 प्लस c/2। और कॉज ऑफ इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी समझाया ना कितना है 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री में कोसाइन का क्या हो जाता है साइन। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरी तस्वीर क्या बन जाएगी साइन a/2, है ना। लिखते हैं इसको, 1/2 इज इक्वल टू साइन a/2, और अगेन ये पिक्चर भी बन गई साइन a/2। तो साइन स्क्वायर कितना आ गया, तो साइन a/2 कितना आ गया, ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2। अच्छा a/2 कितना हो गया फिर 45 आ गया, तो a कितना आ गया 90 आ गया। ओके, a इज 90। भाई कहीं देखो ऑप्शन, अभी कुछ तो पाया है अपन ने, ये तो नहीं हो सकता। अगर एक एंगल 90 है तो इक्विलेटरल नहीं आ सकता, एक्यूट एंगल भी नहीं आ सकता, क्योंकि 90 आ गया ना। राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि एक 90 आ गया तो बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे। राइट एंगल, हाँ ये सही है, बचा ही एक ऑप्शन। ठीक है, तो राइट एंगल आ गया। भाई इस पूरे जो एसओटी का जो क्वेश्चंस देने का जो पर्पस था वो ये है कि आपको फॉर्मूले याद आ जाएं। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर फॉर्मूले बेस्ड है, काफ़ी सारे फॉर्मूले। हाँ भाई अगला क्वेश्चन। हाँ भी अगला क्वेश्चन है, ट्राइंगल I1 I2 I3 इज एन एक्सेंट्रल ट्राइंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC सच दैट I1 I2 इज 4 यूनिट्स। इफ ट्राइंगल DEF इज पीडल ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल I1 I2 I3 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये अपने को बताना है। ठीक है, अब क्योंकि ये सवाल बहुत आसान हो गया है, उसका लॉजिक बता देता हूँ मैं। ठीक है ना, पीडल ट्राइंगल इक्विलेटरल। तो अगर मान लो कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है तो उसमें सुंदरता क्या होती है, मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा सुंदर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी चीज़ें कैलकुलेट करना क्या है, बहुत आसान। जैसे मान लो ये है, अब मान लो पीडल ट्राइंगल निकालना है, तो बेटे पीडल ट्राइंगल क्या होता है, एल्टीट्यूड डाला, एल्टीट्यूड डाला और एक और एल्टीट्यूड डाला, तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल बन गया। अब थोड़ा सोचो, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, क्योंकि इक्विलेटरल है। एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम, ये भी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, ये भी हो जाएगा मिड पॉइंट। तो अपन तो जानते ही हैं मिड पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल होता है वो इस टोटल ट्राइंगल के एरिया का क्या होता है, 1/4। ये तो बचपन में पढ़ा है अपन ने। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया क्या है, बराबर, चारों एरिया बराबर। तो ट्राइंगल DEF का जो एरिया है वो क्या है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब एक फंडा बताया था मैंने, जो एक सेंट्रल ट्राइंगल है, एक सेंट्रल ट्राइंगल है, वो कैसे बनता है बेटे बताओ। एक सेंट्रल ट्राइंगल बनता कैसे, उसकी वर्टिसेस आती कहाँ से हैं। अरे कंस्ट्रक्शन अगर करेंगे मान लो तो कैसे करोगे कंस्ट्रक्शन, हाउ इज ट्राइंगल I1 I2 I3 फॉर्म्ड। AB को भी एक्सटेंड कर दूं, चलो कर देता हूँ, सबको एक्सटेंड कर देता हूँ, मैं खुद भी एक्सटेंड हो जाता हूँ, है ना। मुझे एक पिक्चर याद आ रही है, फैंटास्टिक 4। हाँ भाई मैं एक्सटेंड हो गया, आगे सही है, BC को टच करे, इसको भी टच करे, इसको भी टच करे। ये श्वेत पट्टी का, ग्रीन पट्टी का जो कम पड़ गई, पर हाँ सर्कल ऐसा बनेगा। यहाँ बनाए थे AC,
इस तरह का सर्कल बनेगा। हाँ, और यहाँ पर ऐसा सर्कल बनेगा। ये 3 सर्कल बनेंगे, इन सर्कल के सेंटर्स होते हैं। बेटे मैं कह रहा था कंस्ट्रक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, बी का एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो बस इन्हीं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स से क्या बन जाएगा, अपना ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। ए के सामने वाला क्या होता है I1, बी के सामने वाला क्या होता है I2, सी के सामने वाला क्या होता है I3। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC I1 I2 I3 का क्या लागे। जैसे DEF, ये D है, ये E है, ये F है, ये A है, ये B है, ये C है। तो DEF क्या लगता है, पीडल ट्राइंगल ABC का। मैं पूछ रहा हूँ ABC क्या लगता है, I1 I2 I3 का पीडल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो अभी ताज़ा खबरों के अनुसार हमने पाया कि पीडल ट्राइंगल का जो एरिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में पीडल ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का 1/4। तो अगर ये खुद पीडल ट्राइंगल है तो इसका एरिया I1 I2 I3 का क्या होगा, 1/4। तो I1 I2 I3 का क्या होगा, ABC का 4 गुना। इस बात को लिख लेते हैं। तो 4 गुना ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये गॉन। 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16, ठीक है, ये आएगा। तो ये अपना आंसर है, ठीक। अब इसने ये चीज़ क्यों दी, ये I1 I2 जो है क्यों दिया, वाई, ये दिया आपको मामू बनाने के लिए, ताकि आप जो इसी के बारे में सोचते रहें, ठीक है ना, कि I1 I2 क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, और अगर आपको याद नहीं है तो उसको डिराइव करने बैठ जाएं, ठीक है। वो गलत डायरेक्शन हो जाएगा। आप तो बस इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए बहुत सिंपली इनको कैलकुलेट कर सकते हो, इनका रेशियो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। I1 I2 का फॉर्मूला बताओ बेटे। साइड लेंथ ऑफ पीडल ट्राइंगल 4R cos C/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा होता है। I1 I2 मतलब ये, ठीक है ना। ये कैसे आ जाएगा, R से आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा R, ये एंगल कितना है 90 - C/2, ये C/2 है, ठीक है। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, C/2। तो ये पता है R है, ये C/2 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, R sec C/2, और ये भी कितना हो जाएगा, ऐसे ही कुछ आएगा मतलब, ठीक है ना। और R1 sec C/2, और ये कितना हो जाएगा, R2 sec C/2, और दोनों को ऐड कर देंगे अपन। तो ये टोटल जो है I1 I2 ये बराबर हो जाएगा ये प्लस ये के, ठीक है। इस तरह से डिराइव किया जाता है, पर आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, उसने आपको मार्क से भटकाने के लिए ये दिया था, ठीक है। Okay, next question, 30th. If the incircle of triangle ABC touches the sides respectively at L, M, N, and if X, Y, Z be the circumradii of triangle MIN, NIL, LIM, where I is the incenter, then the product XYZ is equal to, XYZ का प्रोडक्ट बताना है अपने को क्या है। अच्छा, तो बनाते हैं अपन, ट्राइंगल बनाते हैं अपन पहले। ट्राइंगल ABC टचेज इट्स साइड्स, तो इन सर्कल बनाया पहले तो इसका, ये अपन ने इन सर्कल बनाया L, M, ठीक है, N, XYZ भी तो सर्कल ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो I है ये परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया,
ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दी। अभी क्या कह रहा है, कौन से ट्राइंगल है, एम आई एन है, ये छोटू ट्राइंगल बोल रहा है, ये ट्राइंगल बोल रहा है, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, ट्राइंगल एम आई एन। तो ट्राइंगल एम आई एन, आई इज द सेंटर, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, इस ट्राइंगल का सर्कम रेडियस बोल रहा है। तो बेटे इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ये 90 और 90 है ना, तो 90 90 की वजह से ये ए एन आई एम क्या है, कॉन्साइक्लिक है ना, इस बात को लिख लो। आगरा, नागपुर, मुंबई और क्या है इंदौर, ये सब क्या है, कॉन्साइक्लिक है, लिख लो। ये चारों शहर एक सर्कल पे लाई करते हैं, कॉन्साइक्लिक। अच्छा कॉन्साइक्लिक क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 90, ऑपोजिट एंगल का सम 180। तो अगर ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और अगर मान लो मैंने एक सर्कल बनाया जो पास कर रहा है आई से, एम से, एन से, इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो डेफिनेटली वो सर्कल कैसा होगा, ऐसा होगा। जो सर्कल आई एम एन से पास कर रहा है वो सर्कल ए से भी पास करेगा, क्योंकि ये चारों ही पॉइंट क्या है, एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो ये अपन ने ऐसा कि क्योंकि ये 90 है ना, अपन ने इसको जोड़ दिया, और अपन ने ये पाया कि जो ए आई है, क्योंकि ये एंगल 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा सर्कल, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है 90। तो ये अगर आधा सर्कल है तो ज़रूर ए आई क्या हो जाएगा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है। लिख लेते हैं इस बात को कि ए आई जो है ज़रूर इस सर्कल का क्या है, डायमीटर, ए आई इज डायमीटर, या 2r, या फिलहाल उसने क्या बोला है 2x। ए आई अगर मान लो मुझे किसी भी टर्म में लिखना है, या ऑप्शन देखें अगर, तो किसकी टर्म में लिखना है, स्मॉल आर कैपिटल आर। अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो कितना है, स्मॉल आर, सर्कल का रेडियस ही है। और भाई क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, a/2। तो अच्छा अगर मुझे ये लिखना है, तो अगर मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज लिखना है, तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज लिखना है, तो कितना आ जाएगा, कोसैक r मल्टीप्लाइड बाय कोसैक ऑफ a/2। ठीक है, ये लिखा है। तो x लिखना था अपने को, तो x कितना हो जाएगा, 1/2 साइन a/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, r/2 साइन a/2। सिमिलरली, अब तो सिमिलरली करके खेल लेंगे अपन, ठीक है, खेल लेते हैं, बोलना जरा। x के लिए कितना आ रहा है, a, y के लिए कितना आ जाएगा, b, और z के लिए कितना आ जाएगा, सिमिलरली r/2 साइन c/2। ठीक है, और x इंटू वाई इंटू जेड सबको मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा, x y z बराबर आएगा r3, और 2 2 2 का कितना हो जाएगा, 8 इंटू साइन a/2 इंटू साइन b/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन c/2। ठीक है, ये आएगा। अच्छा भाई अब ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन में क्या है, साइन तो है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं, तो अभी थोड़ी देर पहले बताओ भाई, स्मॉल आर कैपिटल आर का रिलेशन बताओ। हाँ, स्मॉल आर होता है 4r साइन a/2 साइन b/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन c/2। ये जो पिक्चर है ना, यहाँ से यहाँ तक, साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2, ये उठाई जा सकती है और इस जगह चिपकाई जा सकती है ना, और चिपका के क्या बन जाएगा, स्मॉल r/4r। तो इसको चिपका देते हैं अपन, ये लिखा है r3/8 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय 4r। तो r3/r कितना हो जाएगा, r², और 4/8 कितना हो जाएगा, हाफ। तो r² r/2, स्मॉल r का स्क्वायर है, कैपिटल R है, /2 है, सी ऑप्शन अपना आंसर। ठीक है भाई, आज अपन ने टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट दिन पे अपन टेस्ट पेपर 2 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, वो आप एज अ थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, और एग्जामिनेशन कंडीशन में तो ज़रूर ट्राई कर लेना। तो आज का होमवर्क है पेपर 2 के टॉपिक्स, पेपर 2 डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन, ठीक है, और पेपर 2 के टॉपिक्स देख लेना
पेपर 2 अटेम्प्ट करने से पहले कम से कम 2 दिन है रिवीजन के ज़रूर देना बिफोर यू गो टू पेपर 2। रिवाइज करने के बाद ही एग्जामिनेशन कंडीशन में पेपर 2 देना है। और पेपर 2 का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1 आवर। सभी पेपर्स का ड्यूरेशन 1 आवर है, ठीक है भाई।